हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है पार्ट 3 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ का, जिसमें आपके जो इकोनॉमिक्स चैप्टर है, इकोनॉमिक्स जो बुक है, आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो आपका चैप्टर 3 और जो कि लास्ट चैप्टर है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एंड आज मैं उसी के टोटल 8 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखा हुआ है, तभी आप पार्ट 3 देखने आए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने मतलब आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आपका कवर करा दिया है, जिसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। मतलब आप आसानी से उसको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कर लेंगे, आप उसमें से छोड़ के कुछ भी नहीं आएंगे अगर आपने वो पार्ट देखे हुए हैं तो चलिए आज मैं ये वाला पार्ट आपको करवा देती हूँ, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो आपके स्क्रीन पे आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, जो है आपका 7 करोड़ का। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? असर्शन दिया जाता है आपको पहले कि वेरियस कोऑपरेटिव्स एंड एनजीओज आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एक और बात, आई होप कि आपको सारे ऑप्शंस पता हों कि ऑप्शंस क्या होते हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे अपने टर्म 1 के। एंड ये जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए हो रही हैं, जो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, टर्म 2 एग्ज़ाम होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए होता है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन 2 होता है जिसमें असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड होता है जिसमें असर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है। एंड फोर्थ क्या होता है जिसमें आपका असर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है। सो लेट्स अगेन स्टार्ट दिस सेशन। असर्शन हमें बोलता है कि वेरियस कोऑपरेटिव्स, सॉरी यहाँ पे दिवाली का माहौल है तो पटाखे बहुत फूट रहे हैं, आई होप आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। वेरियस कोऑपरेटिव्स एंड एनजीओज आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में बहुत से ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं एंड बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जो कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? ग्रेन बैंक प्रोग्राम इन महाराष्ट्र इज़ अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेन बैंक प्रोग्राम का। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, जो कि एक सक्सेसफुल इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन रहा है। मतलब कि सरकार ने लाया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो क्या ये इसका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, कॉपरेटिव्स लाइक अमूल एंड एनजीओज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग फूड फॉर पीपल। हाँ, जैसे कॉपरेटिव्स, एक अमूल का आपने दूध, बटर, दही बहुत कुछ खाया होगा, बहुत फेमस है। एंड एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। येस, दिस इज ट्रू। देन द ग्रीन बैंक प्रोग्राम इज वन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव। अब देखो, सेकेंड वाला हमें क्या था? वो रीज़न था ना कि भाई ये जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है कोऑपरेटिव एनजीओ। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि जो ये प्रोग्राम है वो एक एग्जाम्पल है इस इनिशिएटिव का, but it's only one example, not the reason why all cooperatives and NGOs work for food security। लेकिन इसे हमें नहीं पता चल रहा है कि क्यों इतनी सारी cooperatives and NGO फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं। क्या आपको पता चला? आई होप आपको भी नहीं पता चला होगा। लेकिन रीज़न सही था, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड एज कॉज एंड इफेक्ट। इसलिए जो आपका आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपसे कहता है अ सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया आर स्टिल विदाउट फूड। इंडिया का, भारत का कुछ एक प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है, मतलब कुछ लोग हैं जो कि अभी भी बिना भोजन के हैं, मतलब वो अभी भी हंगर, जो पॉवर्टी है वो उन सब चीज़ों को फेस करते हैं। रीज़न क्या है? देयर इज पुअर मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स रिजल्टिंग इन सम पीपल बीइंग विदाउट फूड व्हाइल ग्रेन्स आर ईटन बाय रैट्स इन एफसीआई गोडाउन्स। इसका रीज़न यही है कि जो फूड है,
उसको मॉनिटर कोई अच्छे से नहीं कर पा रहा है। स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है, लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके अंडर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि ये जो सरकार आपको खाना भेज रही है ये ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाए, तो वहाँ पे ही क्या हो रहा है, सही से मतलब देख नहीं पा रहा है, कोई भी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है। गोडाउन में अनाज पहुंच रहा है, सरकार अनाज दे रही है, गोडाउन तक जा रहा है, लेकिन गोडाउन से जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं, गलती किसकी है, जो बीच में लोग हैं, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सही से निभा पा रहे हैं। वहाँ पे अनाज रखे रखे खराब हो जाते हैं, चूहे खाने लगते हैं, लेकिन वो जरूरतमंद तक नहीं पहुँच पाता है। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया है कि ए, मतलब असर्शन रीजन दोनों ट्रू है एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बिना एक्सप्लेनेशन को आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो भी लाई हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आई हूँ। ट्रू, डिस्पाइट हैविंग प्लेंटी ऑफ फूड सम पीपल स्टिल गो हंग्री। ये बात सच है कि फूड इतना सारा है, उसके बावजूद भी लोग भूखे रहते हैं। द रीजन इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड लीकेज ऑफ फूड इन गवर्नमेंट वेयर हाउसेज लाइक FCI, वेयर फूड ग्रेन्स ऑफन गेट वेस्टेड। तो इसका एकमात्र रीज़न यही है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने को तैयार नहीं है। उनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगता है, ऐसा वो सोचते हैं। तो इसीलिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अभी बाढ़ हो रहा था पंजाब में, वहाँ तक भी अगर चाहे तो खाने क्यों नहीं पहुँच सकता था? क्यों नहीं पहुँचता है यार? क्योंकि बीच में घपले होने लगते हैं ना। सरकार मदद पहुंचाती है, बीच में घपले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग नीडी लोग जो हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक वो भूखे प्यासे ही रह जाते हैं। तो यही रीज़न था कि भाई एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर आप लोग भी फ्यूचर में जाके कोई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनोगे तो आप अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाना, क्योंकि आप अगर जिम्मेदारियां सही से निभाओगे तो हमारा देश ही डेवलप करेगा। जैसे आप अभी बोलते हो कि जापान देखो, चाइना देखो कितना डेवलप कर रहा है, अमेरिका देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो कितना डेवलप कर रहा है। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिहार में मेट्रो स्टेशंस बनवाए एंड उसकी हालत आप देख सकते हो न्यूज़ चैनल्स पे। आई डोंट नो आप मेरी वीडियो कब देखोगे, लेकिन आप जब भी देखोगे तो प्लीज़ ये देखना कि मेट्रो स्टेशंस की उन्होंने क्या हालत कर दी है। बिहार में ब्रिज बनाया गया, ब्रिज का नेट गायब हो गया अगले दिन। तो इस तरह से डेवलपमेंट होगा क्या? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर गवर्नमेंट कुछ डेवलप कर रहा है हमारी कंट्री में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक आम नागरिक की, जो उसको सही से संवारे। अगर वो सड़कें बनाई जा रही हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसकी अच्छे से देखभाल करो। गवर्नमेंट के पास एक काम तो है नहीं कि हाँ भाई रोड बना दिया, अब दिन भर वहाँ पे चौकीदारी की तरह वो डंडा लेके बैठा रहेगा, नहीं भाई इस रोड को मैं देखभाल करूँगा। भाई उनके पास बहुत ग्लोबल लेवल तक का काम होता है। आप अभी नहीं समझोगे कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। आप बस सिर्फ एक उंगली उठा के उनको सिर्फ जज कर सकते हो कि हाँ इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन कर रही है सरकार तो सिर्फ आपकी ऊपर जिम्मेदारी है। सो प्लीज़ आप इसका टेक केयर करना इन फ्यूचर, ठीक है? तो इसलिए इसका जो है रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को, इसलिए हमने इसमें ऑप्शन नंबर ए मार्क किया था। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो बोलता है क्या बोलता है कि असर्शन क्या है, बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन डेफेक्ट एरियाज। बफर स्टॉक इसलिए बनाया गया था ताकि जो फूड ग्रेन्स है, जो अनाज है, वो उन एरिया तक पहुंचाया जाए जहां पे अनाज की कमी है। ये है असर्शन। रीजन क्या है, बफर स्टॉक हेल्प्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस। बफर स्टॉक किसमें मदद करता है? ऐसी जगह पे जब कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको पंजाब का बताया था कि पंजाब में बाढ़ आ गया था, तो उस टाइम पर बफर स्टॉक्स जो हैं, यानी कि बफर स्टॉक मतलब अनाजों का गोदाम जो है जिसमें अनाज भर भर के रखे हुए हैं, वहाँ से मदद मिलनी चाहिए उन लोगों को, ठीक है? तो ये इसलिए बनाया गया था बफर स्टॉक कि जब ऐसी कंडीशन ख़राब हो जाए तब बफर स्टॉक काम आएगा। तो रीज़न यहाँ पे आंसर क्या है, बी। क्यों? क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। अब क्यों नहीं है, सवाल आ रहा होगा आपके मन में, तो चलिए इसको देखते हैं। बोथ आर ट्रू। बफर स्टॉक इज फूड स्टोर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू FCI फॉर इमरजेंसीज एंड शॉर्टेज एरियाज, ठीक है? ये जो बफर स्टॉक है ये अनाज स्टोर करने की जगह है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई थी FCI के थ्रू, ताकि इमरजेंसी या जहाँ पे अनाज की कमी है वहाँ पे पहुँचाई जाए। बट द मेन रीज़न फॉर क्रिएटिंग बफर स्टॉक इज फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज।
लेकिन मेन रीज़न क्या था बफर स्टॉक बनाने का, कि इमरजेंसी में काम आए, नॉट स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन इन डेफिक्ट एरियाज, दैट्स वन ऑफ इट्स यूजेस नॉट द कॉज। यानी कि ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इसके लिए नहीं बनाया गया था कि जहाँ पे अनाज की कमी है वहाँ भेजा जाए, इसलिए बनाया गया था ताकि जहाँ पे कुछ कंडीशन खराब हो रही हो, ठीक है, बाढ़ आ गया हो, अर्थक्वेक आ गया हो, सूखा पड़ गया हो, ऐसी जगह पे जब बहुत ही एडवर्स कंडीशन खराब हो जाए तब जाके यहाँ पे बफर स्टॉक का यूज़ किया जाएगा। इसलिए दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन डज नॉट एक्सप्लेन इट डायरेक्टली। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है हंगर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर यानी कि भूख, ठीक है, आपको भूख लगती है, आप क्या बोलते हो, आई एम हंग्री, यानी कि आपको भूख लगी है। तो वैसे हंगर क्या है, ये एक फूड इनसिक्योरिटी का एक एक्सपेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। रीजन क्या है, इफ अ पर्सन इज हंग्री फॉर ईदर पार्ट ऑफ द ईयर और थ्रू आउट द ईयर, दिस इंडिकेट्स फूड इनसिक्योरिटी। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई प्राणी पूरे साल भर या किसी साल के किसी 1 महीने, 2 महीने, 2 हफ्ते, 1 दिन के लिए भी अगर कोई भूखा है तो ये हमें क्या बताता है, फूड इनसिक्योरिटी बताता है, ठीक है। मतलब कि फूड सिक्योर नहीं है हर लोगों के लिए। आपको अभी खाना मिल जा रहा है, मुझे मिल जा रहा है, हमारे घर वालों को मिल जा रहा है, डजंट मीन कि सबको मिल जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है तो वो अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में क्यों नहीं करता है। हंगर क्रॉनिक और सीजनल। क्रॉनिक का मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला, ठीक है। जब आप डिजीज चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, क्लास 10th में आई थिंक डिजीज चैप्टर, कि उसमें क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, एक्यूट डिजीज होती हैं। क्रॉनिक यानी कि जो लंबे देर तक क्योर ना हो, और एक्यूट मतलब बहुत ही छोटे टाइम तक वो बीमारी रहती है, ठीक है। तो क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम तक भूख मरी, और सीजनल यानी कि सीजन पे डिपेंड करता है, कभी पतझड़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, इस टाइप का। शोज लैक ऑफ एक्सेस टू फूड, दैट्स ट्रू। हाँ भाई, जब कंडीशन खराब होंगी तो एक्सेस ऑफ फूड तो खत्म होगा ही ना, फूड कहाँ से मिलेगा। द रीजन डिफाइंस फूड इनसिक्योरिटी बट इट्स मोर एन ऑफ एन एग्जाम्पल नॉट द रीजन। तो रीजन हमें क्या बता रहा था कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से हंगर है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। अगर हंगर है इसका मतलब फूड इनसिक्योरिटी है, एक एग्जाम्पल टाइप का है, ठीक है। रीजन नहीं है कि वाई हंगर इंडिकेट्स इनसिक्योरिटी, हमें रीजन नहीं बता रहा है कि हंगर हमें कैसे इनसिक्योरिटी से बता रहा है, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल इंडिकेट कर रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी का एक एग्जाम्पल है हंगर, समझ रहे हो। अगर फूड इनसिक्योरिटी है, आपको उसका एक एग्जाम्पल देना है तो वो है हंगर, ना कि वो उसको एक्सप्लेन करता है। इसलिए हमने यहाँ पर बताया कि दोनों ट्रू हैं, लेकिन डायरेक्टली कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। असर्शन है फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। फूड सिक्योरिटी एक देश में क्यों ज़रूरी है, ताकि सभी को हर समय फूड मिले, मतलब खाना मिले। क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। रोटी यानी कि सबसे पहले नीड हमारी क्या है, रोटी यानी कि खाना, 3 टाइम का खाना, सुबह दोपहर शाम। वाह क्या लाइन बोली मैंने, ठीक है। 3 टाइम का खाना, सुबह दोपहर शाम, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। ये बहुत ही बेसिसिटी नीड है हमारी। रीज़न क्या है, फूड सिक्योरिटी इज सीन इन द सोशल कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे वापस से वही लफड़ा आ गया जिसकी वजह से दंगे फसाद होते हैं। क्या होते हैं, सोशल कंपोजिशन, जातिवाद। मतलब कि फूड सिक्योरिटी इंडियन सोसाइटी में जातिवाद में देखी जाती है। रीज़न सही है, बिल्कुल भी नहीं। असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, रीज़न गलत है। अब क्यों गलत है, अब देखो रीज़न क्यों गलत है। इट्स ट्रू दैट फूड सिक्योरिटी इंश्योर्स फूड, भाई अटक गया है क्या बीच में, नहीं। हाँ ये सही है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो फूड इंश्योर करता है ऑल द टाइम, बट रीज़न का इनकरेक्ट है। फूड सिक्योरिटी इज़ नॉट अबाउट सोशल कंपोजिशन। फूड सिक्योरिटी इस पे नहीं बेस करता है कि कोई इस कास्ट का है तो उसे इतना भोजन मिलेगा, कोई इस रिलीजन का है तो कोई इसे इतना भोजन मिलेगा। भाई सबके लिए फूड ज़रूरत है। सपोज़ अगर जनरल वालों को इतना खाना मिल रहा है, मतलब सपोज़ 50% मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि SC/ST वालों को 10% मिलेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। रिजर्वेशंस हैं उनके पास, खाने के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, मतलब हाँ खाने के लिए नहीं, पता नहीं, खाने के लिए नहीं है, ऐसे फॉर द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इन सब में जॉब्स के लिए उनके पास काफ़ी रिजर्वेशंस हैं,
ठीक है। तो मतलब उनके पास ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं इस कास्ट वाले को इतना मिलेगा, इस कास्ट वाले को इतना मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है, सबको बराबर का मिलता है। रिलीजन पे भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं कोई ये रिलीजन फॉलो करता है तो इसे इतना, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है, सब अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। इट डजेंट मीन कि सबको अलग अलग खाना मिलेगा। इट्स अबाउट अवेलेबिलिटी। ये अवेलेबिलिटी यानी कि कितना है, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ये उससे डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी कितना ज़्यादा भोजन है, एक्सेसिबिलिटी कौन उसको खरीद पा रहा है। अब भाई मेरे पड़ोस में अगर किराने की दुकान है, मैं जाके खरीद लूँगी अनाज, तुम्हारे यहाँ नहीं होगी, तुम नहीं खरीद पाओगे। फिर अफोर्डेबिलिटी, क्या वो अफोर्डेबल है। मान लो यहाँ पे मैं खरीद रही हूँ 40 रुपये किलो चावल, अब आपके यहाँ मिल रहा होगा 100 रुपये किलो, आप खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे यार। अगर 1000 रुपये किलो मिलेगा तो खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। इसलिए ये सही है, आर फॉल्स है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इंडिया ने काफ़ी तरीके अपनाए हुए हैं ताकि सेल्फ सफिशिएंसी हो सके, मतलब किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े फूड के लिए, अनाज के लिए। रीज़न क्या है, फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इन एडवर्स कंडीशन हैज़ बीन इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब एडवर्स कंडीशन में भी अनाज ख़त्म ना हो ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने थ्रू फूड सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए रखी हैं ताकि जब माहौल ख़राब हो तो उसमें उनको दिक्कत ना हो। अब इसका आंसर क्या है, आंसर है बी, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। क्यों नहीं है, चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमसे ये बोलता है, explanation, India took many steps like green revolution, improved irrigation and high yield seeds for self-sufficiency. इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ऐसे एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए। उन्होंने लाया है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था, फॉर द एग्रीकल्चर। अब आप मुझे कमेंट में बताना है कि वाइट रेवोल्यूशन किस लिए आया था। मैंने इस वीडियो में उस चीज़ का एक बार नाम लिया है, तो आपको एक छोटा सा हिंट में दे रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने उस चीज़ का एक नाम लिया था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में था। तो आप बता सकते हो कि वाइट रेवोल्यूशन किस लिए आया था, कब आया था, किसने लाया था, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इम्प्रूव्ड इरिगेशन, खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए, ताकि सीड्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो बढ़ सके। रीज़न भी सही है, द गवर्नमेंट इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी इवन इन टफ टाइम्स थ्रू द पीडीएस एंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम। गवर्नमेंट भी जो है बहुत मदद करती है जब एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे। But food security system is a result of self-sufficiency, not the reason for adopting those measures. लेकिन जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ये सेल्फ सफिशिएंसी का रिजल्ट है, यानी कि अगर अनाज की कमी नहीं होती है, लोग अपना भोजन, अपना अनाज खुद रख सकते हैं, गवर्नमेंट को ज़रूरत ना पड़े, तब बोला जाता है फूड सिक्योर है हमारे पास, ठीक है। अनाज आपके पास सिक्योरिटी के साथ में है, आप स्कार्सिटी में नहीं हो कि पता चला आज खा लिया कल ख़त्म हो जाए, ऐसी नौबत ना आए अगर आपके पास कोई एडवर्स कंडीशन आ जाए, ठीक है। इसलिए दोनों ट्रू हैं बट रीज़न डजंट एक्सप्लेन ए, समझ गए, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया था ना। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, फिर आपकी छुट्टी। आप लोग भाग जाना अपना बस्ता उठा के। यहाँ पे है एग्रीकल्चर इज सीजनल एंड लो पेइंग एक्टिविटी। खेती बाड़ी जो किसान हमारे करते हैं, एग्रीकल्चर इज सीजनल एंड लो पेइंग एक्टिविटी। खेती बाड़ी सीजनल होती है, इस सीज़न में ये होगा, उस सीज़न में ये होगा, कभी कभी तो कुछ नहीं होगा। एंड लो पेइंग एक्टिविटी है, यानी कि बहुत कम पैसे मिलते हैं उनको इस काम के लिए। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यू टू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट इसलिए बोला गया है, वो इसलिए इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया है अनाज के मामले में क्योंकि पूरे देश में अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स उपजाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। कैसे नहीं है, अब देखो यहाँ पर, येस एग्रीकल्चर इज सीजनल डिपेंड्स ऑन मानसून एंड मोस्टली लो इनकम। हाँ, एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल है, मानसून पे डिपेंड करता है एंड मोस्टली लो इनकम में, मतलब बहुत ही कम पैसे मिलते हैं बेचारों को। एंड इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स में, दैट्स ऑल्सो ट्रू। ये भी सही बात है कि इंडिया के पास सेल्फ सफिशिएंट अनाज है,
बट बीइंग सेल्फ सफिशिएंट डजंट एक्सप्लेन व्हाई एग्रीकल्चर इज लो पेइंग और सीजनल। लेकिन सेल्फ सफिशिएंट है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एग्रीकल्चर कम इनकम वाला क्यों है, सीजनल क्यों है? नहीं ना, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इससे दोनों ट्रू है बट अनरिलेटेड है। भाई कोई लेना देना नहीं है, ना मैं तुम्हें जानती ना मैं तुम्हें जानता, बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन, असर्शन कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। ऑफ कोर्स ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड ग्रेन्स में। इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in the green revolution। इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत न्यू स्ट्रेटजी यूज की थी एग्रीकल्चर में, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस दो बेसिक नीड होती है, रोटी चावल, आटा है ना, मतलब गेहूं और चावल, ये दो बेसिक नीड है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी यूज़ की थी इंडिया ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेन्स ए, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है एंड करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो अब इसको हम समझते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था, याद रखना ये साल 1916 में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने हमें बताया था हाई यील्ड सीड्स, यानी कि जो बीज होती है जो हम लोग उपजाते हैं, जो किसान उपजाते हैं, वो हाई यील्ड हो, मतलब प्रोडक्टिव यील्ड हो। ऐसा नहीं अब पता चला हो कि बीज नहीं खराब हो तो सिर्फ खेती बाड़ी का पूरा सामान खराब हो जाएगा। इरिगेशन अच्छे से हो, भाई खेती तो हमने कर दिया लेकिन उसको पानी सही से मिलना चाहिए। एंड फर्टिलाइजर्स, ताकि उस पर कीड़े ना लगे, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस, खासकर व्हीट एंड राइस के लिए ये लाया गया था। दिस मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, ये इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था फूड प्रोडक्शन में। इसलिए बोथ ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेन्स ए, इसलिए दोनों सही हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेन्स ए। तो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा, मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना किए मत जाना, बिना किए मत जाना, समझे? चलो राधे राधे।